नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। बड़ी खबर आ रही है नोएडा के दौरे पर सीएम योगी आज जेवर एयरपोर्ट का करेंगे निरीक्षण। नोएडा सेक्टर 50 में निजी अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज जेवर में बन रहे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेंगे। निरीक्षण के बाद वे अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। इसके उपरांत सूबे के मुखिया नोएडा के सेक्टर 50 में स्थित एक निजी अस्पताल के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार सीएम योगी के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। पहले यह तय था कि वे गाजियाबाद में एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद जेवर एयरपोर्ट का दौरा करेंगे और फिर नोएडा आकर सेक्टर 50 के अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार दोपहर करीब 2:30 बजे नोएडा के सेक्टर 50 स्थित अस्पताल के उद्घाटन समारोह में पहुंचेंगे। वे वहां लगभग 45 मिनट तक रुकेंगे। तमाम जानकारियों के साथ हमारे संवाददाता पी रजत हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत, सीएम योगी आज नोएडा के दौरे पर आएंगे। सीएम जेवर एयरपोर्ट का निरीक्षण करने वाले हैं, तो सीएम योगी का क्या-क्या कार्यक्रम होने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल अगर हम गौतम बुद्ध नगर नोएडा के हिसाब से बात की जाए तो आज का बड़ा दिन है। देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेवर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। जो एयरपोर्ट को लेकर जो काम चल रहा है, क्या तैयारियां पूरी हो चुकी, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसका शुभारंभ भी होना है, उसको लेकर वहां पर जायजा लेंगे। साथ ही जेवर एयरपोर्ट संबंधित जो अधिकारी होंगे, प्रशासनिक अधिकारी होंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। उसके बाद जो नोएडा सेक्टर 50 पहुंचेंगे, जहाँ पर एक निजी हॉस्पिटल का शुभारंभ करेंगे। तो कह सकते हैं कि बड़ा दिन है। लगभग 2 बजे के आसपास उनका ग्रेटर नोएडा आगमन हो जाएगा। उसको लेकर जो प्रशासन है वो तैयारियों में जुटा हुआ। जेवर एयरपोर्ट की बात की जाए तो वहां पर पूरा एयरपोर्ट क्षेत्र है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया। हाँ, उसके बाद वो बाई हेलीकॉप्टर वहां से सेक्टर 50 पहुंचेंगे और एक कैसे बड़े हॉस्पिटल का शुभारंभ करेंगे। उसके साथ साथ जो बंगेल जो रोड बना हुआ है, एलिवेटेड रोड, उसका भी शुभारंभ करेंगे। तो एक बड़ी सौगात है वो नोएडा ग्रेटर नोएडा को मिलने वाली है। तो कह सकते हैं बड़ा दिन है। आज प्रशासन है वो तैयारियों में जुटा हुआ है। और नोएडा प्राधिकरण की बात की जाए तो उसने भी तैयारियां की हैं, क्योंकि उनके द्वारा जिले में कार्य किए गए नोएडा के अंदर उनका भी शुभारंभ होगा। ग्रेटर नोएडा में एयरपोर्ट को लेकर चर्चा की जाए, आखिर प्रधानमंत्री जी को कौन सी डेट देनी है, क्योंकि आने वाले कुछ ही समय बाद, दिनों बाद एयरपोर्ट का भी शुभारंभ होगा। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो आज का जो आगमन है, भ्रमण है सीएम का, बहुत महत्वपूर्ण भ्रमण है। और साथ ही जो जिले के अधिकारी हैं वो अलर्ट मोड पे है। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई, साथ ही ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। तो कह सकते हैं कि आज का बड़ा दिन है। जो प्रशासन अधिकारी है वो तैयारियों में जुटे हुए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए आपका। अगली बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से बड़ी खबर। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को लेकर अफवाह। पूर्व पीएम इमरान खान की मौत की अफवाहों के बीच बूढ़ी बहनों की पिटाई। इमरान खान जिंदा है या नहीं? पाकिस्तान के इमरान खान की हत्या की अफवाह से स्थिति बेकाबू होने की आशंका है। हालांकि उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ ने मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या की रिपोर्ट्स को अफवाह और बकवा बताया है। लेकिन रावलपिंडी में स्थिति कल शाम से ही तनावपूर्ण है। जेल में बंद इमरान खान से मिलने पहुंची उनकी बहनों से मारपीट की गई और उन्हें घसीटकर वहां से भगा दिया गया, जबकि पीटीआई के हजारों समर्थक रावलपिंडी में जमा हैं, जो अपने नेता की कुशल क्षेम जानने के लिए पहुंचे हैं। जबकि फवाद चौधरी ने कहा है कि इमरान खान की हत्या की खबर पूरी तरह से गलत है और वो जेल में बंद है। फवाद चौधरी की बातों पर इसलिए उनके समर्थकों पर असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि एक तो उन्होंने इमरान खान की पार्टी पीटीआई उस वक्त छोड़ा था जब इमरान जेल गए थे और उनके समर्थकों के खिलाफ सेना बरबर अभियान चल रही थी। और दूसरी बात यह, फवाद चौधरी ने जेल से बाहर निकलने के लिए सेना से समझौता कर लिया था। हालांकि एक वक्त तो इमरान खान से काफी करीबी थे वो, और जब पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार थी उस वक्त वो देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। पाकिस्तान में इमरान खान से संबंधित अफवाह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है।
तमाम जानकारियों के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, पाकिस्तान में ये क्या चल रहा है? क्या वाकई में इमरान खान की हत्या कर दी गई है या फिर महज ये अफवाह है? जी। देखिए, इसे तो फिलहाल अफवाह ही माना जाएगा कि क्योंकि अभी जो हालिया अपडेट आया है, तो आदियावाला जेल प्रशासन ने बुधवार को इन अफवाहों को खारिज कर दिया गया है आधिकारिक रूप से, जिनमें दावा किया गया था कि पीटीआई के संस्थापक को मृत्यु हो गई है या जेल से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया है। जेल प्रशासन ने कहा है कि वो अभी भी जेल के अंदर हैं और उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान में जियो टीवी की रिपोर्ट ने भी यही बात दोहराई है कि आदियावाला जेल से उनके ट्रांसफर की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है और वह पूरी तरह से स्वस्थ है और उन्हें पूरी मेडिकल सुरक्षा मिल रही है। देखा जाए तो इमरान खान जब 2022 में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से हटाए गए थे, उसके बाद से ही उनके बुरे दिन चल रहे हैं। इमरान खान अगस्त 2023 से ही जेल में बंद हैं। उन पर भ्रष्टाचार से लेकर आतंकवाद तक के कई केस चल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से उनकी जो 3 बहनें हैं, उनसे मिलने की कोशिश कर रही थी और उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा था। लगातार जेल प्रशासन की ओर से मना किया जा रहा था। इस वजह से पीटीआई समर्थकों में एक चिंता व्याप्त हो गई कि आखिर इमरान खान स्वस्थ हैं या नहीं है, या क्या उनकी मृत्यु हो गई है, क्योंकि उनके बारे में कोई भी आधिकारिक खबर नहीं आई है। लेकिन फिलहाल आदियावाली जेल ने उन आधिकारिक रूप से यह पुष्टि की है कि उन्हें न तो जेल से स्थानांतरित किया गया है, न वो बीमार हैं, न उनकी मृत्यु हुई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। जी जी मनीष, इमरान खान की बहनों की जो पिटाई की खबर आई है, क्या वाकई ये भी सच है या फिर ये महज अफवाह है? जेल में जब वो पहुंची थी इमरान खान से मिलने के लिए, तो वहां पे जो अधिकारी थे उन्हें ऊपर की ओर से आदेश था कि इन्हें मिलने के लिए न दिया जाए, लेकिन पीटीआई समर्थकों और इमरान खान की बहनों के साथ जो धक्का मुक्की हुई है, उसके कुछ वीडियो वायरल हुए हैं जिनके आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि उनकी बहनों की पिटाई हुई है। लेकिन ये जो जेल प्रशासन की ओर से जो कोशिश की गई थी कि उनको अंदर ना आने के लिए, ये वही वीडियो है और इसके तमाम साक्ष्य जो है सोशल मीडिया पर मौजूद है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए आपका। अगली बड़ी खबर आ रही है। इंडिया गॉट लेटेंट में आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सुनवाई। रणवीर अलाहाबादिया के अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। यूट्यूबर आशीष चंचलानी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। विवादित शो इंडिया गॉट लेटेंट में आपत्तिजनक टिप्पणी के चलते एफआईआर झेल रहे रणवीर अलाहाबादिया और साथ ही यूट्यूबर आशीष चंचलानी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। रणवीर अलाहाबादिया ने गिरफ्तारी से राहत और उनके खिलाफ मुकदमा रद्द करने के साथ साथ असम महाराष्ट्र में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़े जाने की मांग की है। हालांकि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने रणवीर की गई टिप्पणी पर सख्त नाराजगी जाहिर की थी और चेतावनी देते हुए गिरफ्तारी से राहत दे दी थी। तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी विवेक सिंह चंदेल जुड़ गए हैं। विवेक, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। हमें सुन पा रहे हैं? जी जी बताइए विवेक, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। लगता है संपर्क टूट गया है, हम फिर से उनसे बात करेंगे। आपको बता दें, विवादित शो इंडिया गॉट लेटेंट में आपत्तिजनक टिप्पणी के चलते एफआईआर झेल रहे रणवीर अलाहाबादिया और साथ ही यूट्यूबर आशीष चंचलानी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। रणवीर अलाहाबादिया ने गिरफ्तारी से राहत और उनके खिलाफ मुकदमा रद्द करने के साथ साथ असम महाराष्ट्र में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़े जाने की मांग की है। हालांकि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने रणवीर की गई टिप्पणी पर सख्त नाराजगी जाहिर की थी और चेतावनी देते हुए गिरफ्तारी से राहत दे दी थी। उत्तराखंड से बड़ी खबर। धामी कैबिनेट में बड़ा फैसला। वन्यजीव हमले में जनहानि पर राहत राशि बढ़ाई गई। 6 की जगह 10 लाख रुपए का मुआवजा। प्रदेश में हो रही मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के लिए ये चुनौती है।
लेकिन जिन लोगों के साथ यह घटनाएं सामने आई हैं, इसको लेकर सरकार संवेदनशीलता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में हाई लेवल बैठक की जा चुकी है। मानव वन्य जीव संघर्ष में जिन लोगों की मौत हो चुकी है, उन्हें 6 लाख दी जाने वाली राशि को 10 लाख कर दिया गया है। जो लोग घायल होंगे, उनके स्वास्थ्य की देखरेख करने के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है और निःशुल्क में उन्हें उपचार दिया जाएगा। बता दें, प्रदेश में लगातार मानव वन्य जीव घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे पहाड़ से लेकर मैदान तक कई लोग परेशान हैं। पहाड़ों में भालू व गुलदार का हमला आए दिन हो रहा है, वहीं मैदान में हाथियों का आतंक बढ़ता नजर आ रहा है। तमाम जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी योगेश सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, धामी सरकार का ये फैसला काबिले तारीफ है, लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं इसको लेकर? उत्तराखंड की तो 71% से ज्यादा का यहाँ का जो भूभाग है वो जंगली है, यानी कि वन संपदा का है और इसमें बड़ी संख्या में जंगली जानवर भी रहते हैं। अगर हम तेंदुए की बात करें या फिर हम हाथी की बात करें, इसके साथ ही अगर हम बात करें भालू की, तो आए दिन खबरें आती हैं कि किसी न किसी व्यक्ति को इन जानवरों ने घायल कर दिया है। और इसी के बाद अगर बात करें तो एक बड़ा फैसला लिया गया है कि अभी तक जो 4 लाख रुपए जो है वो मिलते थे, जो घायल थे, जिनकी मृत्यु हो जाती थी, उनके परिवार को जो है 4 लाख मिलते थे, उसे बढ़ा दिया गया। 6 लाख अब और बढ़ा दिया गया, यानी कि 10 लाख रुपए अब सरकार देगी जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके परिवार को। और एक ये बहुत बड़ा फैसला है सरकार का, क्योंकि लगातार ये मांग हो रही थी और हो सकता है कि आने वाले दिनों में 10 लाख रुपए और जो है वो केंद्र सरकार भी कर दे और जिसके बाद पूरा 20 लाख रुपए का मुआवजा मिले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए आपका। साल 2008 की वो भयावह रात, जिसको लेकर आज भी लोगों के दिल में डर का माहौल बना हुआ है। 26/11 को बीते पूरे 17 साल हो चुके हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। 26 नवंबर की शाम 9 बजे के बाद मुंबई को लगा कि जैसे किसी ने शहर की नसों में जहर घोल दिया हो। ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, नरीमन हाउस, लियोपोल्ड कैफे और कमाटीपुरा के रास्ते गोलियों की आवाज से थर्रा उठे थे। आंखों में दहशत, सड़कों पर चीखें और टीवी स्क्रीन पर लाइव आतंक। ये सिर्फ हमला नहीं बल्कि भारत पर खुले युद्ध की चेतावनी थी। ताज होटल, जो भारत की शान हुआ करता था, वो धधक रहा था। आतंकी अंदर थे और पूरे भारत की सांसें थमी हुई थी। 26/11 आतंकी हमले को 17 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन लोगों को वो जो मंजर था आज भी याद है। जख्म भले ही भर गए हों, लेकिन लोगों के दिल में वो खौफनाक मंजर आज भी कैद है। समुद्र के सहारे लेकर जो आतंकी है वो मुंबई के ताज है, गेटवे ऑफ इंडिया के सामने जो ताज होटल है उसे अपना निशाना बनाया था, जिसमें 300 से अधिक सैलानी उसके अंदर फंसे हुए थे और जिंदगी और मौत की उम्मीद में थे ताकि उन्हें बचाया जाए। एनएसजी कमांडोज और महाराष्ट्र पुलिस की टीम ने 60 घंटे लगातार मुठभेड़ के बाद उन्हें बाहर निकाला। ऐसा कह सकते हैं कि 17 साल भारत का एक संकल्प दोहराया है और जिसमें जख्म भले ही भर गए हों, लेकिन लोगों की वो मंजर आज भी याद है। नरीमन हाउस, ओबेरॉय ट्राइडेंट, यहाँ पर भी सुरक्षा कर्मियों ने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। इस हमले में कई वीरों ने अपना बलिदान दिया। एटीएस चीफ हेमंत करकरे, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अशोक कामटे, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालस्कर, एनएसजी के तुकाराम ओम और एनएसजी मेजर संदीप उन्नीकृष्ण, इनके अलावा दर्जनों पुलिसकर्मी जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।
इन वीरों के बलिदान के आगे देश हमेशा नतमस्तक रहेगा। 26/11 हमले को 17 साल बीत चुके हैं, लेकिन उस रात का दर्द आज भी कई परिवारों की जिंदगी में सांस ले रहा है। मुंबई हमले की पीड़िता देविका रोटावन आज भी नहीं भूली हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर हुई गोलीबारी में वो आतंकियों की गोली से घायल हो गई थीं। उनके पैर में गोली लगी थी। हमले के वक्त उनकी उम्र महज 9 साल थी। देविका ने एपीएन न्यूज से बात करते हुए वो खौफनाक लम्हे याद किए, ऐसे लम्हे जिन्हें सुनकर आज भी रूह कांप उठती है। 17 साल बीत गए हैं 26/11 को, बट आज भी मुझे ऐसा लगता है कि वो कल ही की बात थी। मतलब जैसे कि आज ही मुझे गोली लगी है, अभी उस पल में से मैं हूँ। तो मेरे लिए सिर्फ वो ईयर बदलता है, बट वो रात की बातें नहीं कभी बदलती। वो रात उसी तरीके से मेरे जहन में बसी हुई है, उसी तरीके से मुझे वो याद है। वो काली मंजिल, उस दिन मुझे कैसे गोली लगी, मैं मेरे फैमिली के साथ पूना जाने वाली थी, तब मैं वो शख्स को देखती हूँ, वो अंधाधुंध गोली फायरिंग होना, वो माइंड में अभी भी उसी तरीके से है। 26/11 का हमला वो हमला था जिसने न सिर्फ मुंबई को दहलाया, बल्कि इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। ये एक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि भारतीय इतिहास का ऐसा जख्म था जो 17 साल बाद भी हरा है, जिसमें 166 मासूमों ने अपनी जान गंवाई और ऐसा घाव पीछे छोड़ गई जिसे देश आज भी याद करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, करोल बाग में अवैध मोबाइल फैक्ट्री का भांडाफोड़। पुलिस ने 5 आरोपी को किया गिरफ्तार। चीन के पार्ट्स, नकली IMEI नंबर वाले मोबाइल मिले। कारखाने में तैयार हो रहे थे अवैध मोबाइल फोन। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, करोल बाग में अवैध मोबाइल फैक्ट्री का भांडाफोड़। पुलिस ने 5 आरोपी को किया गिरफ्तार। चीन के पार्ट्स, नकली IMEI नंबर वाले मोबाइल मिले। कारखाने में तैयार हो रहे थे अवैध मोबाइल फोन। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कारखाने में तैयार हो रहे थे अवैध मोबाइल फोन। करोल बाग में अवैध मोबाइल फोन फैक्ट्री का भांडाफोड़। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।